अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे काइनोमेट्रिक्स ओ लेवल मैथ्स और इसके सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस जो मैक्सिमम बच्चों को मुश्किल लगते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई थिंक ये 2009 या 2010 का पेपर है। मैं आपको बता देता हूँ, 2009 का पेपर है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। द क्वेश्चन सेज डायग्राम शोज स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी फॉर द फर्स्ट 10 seconds of their motion. Object A traveled at a constant speed of 12 meter per second throughout 10 seconds. ठीक है, and object B started from rest, accelerated at a constant rate, attaining a speed of 20 meter per second after 5 seconds. It then traveled at a constant speed of 20 meter per second. Calculate the distance traveled by the object during the first 5 seconds of its motion. तो अगर बेटा हमको ये शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम इसकी वर्किंग यहीं पर ही कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया निकालना है। एरिया शेप क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है बेटा। सो एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास जो बेस है इट इज 5 एंड हाइट इज 20। सिंप्लीफाई किया, वी गॉट 50। तो पहले पार्ट में हमारे एरिया का आंसर आ गया बेटा 50 मीटर्स में हो गई। फर्स्ट पार्ट डन, इजी। सेकंड वन, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी फॉर द फर्स्ट 10 seconds ऑफ इट्स मोशन। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो हमारे पास शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस तो आ चुका है। अब हम निकालेंगे 5 to 10। अब ये जो आपका शेप बन रहा है इट इज अ रेक्टेंगल बेटा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 5 से लेके 10 सेकेंड्स का जो आपने एरिया निकाला दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट लीड्स टू 100। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? आप दोनों को ऐड कर दोगे, 100 प्लस 50 इट इज 150। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया जा रहा है? 10 सेकेंड में कवर किया जा रहा है। तो अगर आपको निकालनी है बेटा एवरेज स्पीड, तो वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल पार्ट था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ टी व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स वर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। वो टाइम बताओ जब दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। ओके बेटा, अब देखो आपके पास जो ए की स्पीड है ये तो आपकी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चल रही है। ठीक है ना, ये तो हमारे पास 12 है, ये चेंज ही नहीं हो रही है। अब हम ये देखते हैं भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी स्पीड 12 कब होगी। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट बी है बेटा इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि किस टाइम पर इसकी जो स्पीड है वो हमारी 12 होगी। कैसे करेंगे? पार्ट 3, क्योंकि हमने स्पीड निकालनी बेटा और हमारे पास ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से। तो जब हमारे पास टाइम 5 है तो स्पीड 20 है। तो हमने कहा कि जब टाइम 5 है तो स्पीड 20 है, और हमें ये फाइंड करना है कि जब स्पीड 12 होगी तो टाइम क्या होगा। जब स्पीड 12 होगी तो टाइम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 टाइम्स एक्स। सिंप्लीफाई किया, 12 इंटू 5 ओवर 20 इक्वल्स टू एक्स। 5 1s are 5 4s are 4 1s are 4 3s are। इसका मतलब ये होगा कि जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स होगी उस वक्त आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे। क्योंकि देखो ना, ए तो बेटा ए तो थ्रू आउट 12 पे जा रहा है। तो हमें बस ये फाइंड करना था कि बी वाला 12 पे कब जा रहा होगा। तो बी 12 पे तब जाएगा जब टाइम की वैल्यू हमारे पास 3 सेकेंड होगी। ये इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टी व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स हैड ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस। अब वो वैल्यू बताओ जब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहां पर भी हमें हेल्प करेगा ए, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है ना बेटा। अब ए का आपके पास डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 120। ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये फाइंड करना है ना भाई कि किस टाइम पर दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब क्या पता डिस्टेंस यहां सेम हो जाए, क्या पता डिस्टेंस यहां सेम हो जाए, क्या पता डिस्टेंस यहां सेम हो जाए, हमें तो नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक रैंडम वैल्यू सपोज करते हैं कि भाई ये वो टाइम है जहां पर दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया था।
वो टाइम क्या होगा ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। ओके बेटा, तो अब पार्ट 4 के लिए हमारी वर्किंग कुछ ऐसे स्टार्ट होगी कि पहले हम करते हैं भाई ए जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या होगा टी टाइम तक, ठीक है। तो ए तो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, तो आपके पास जो ये डिस्टेंस होगा दैट विल बी 12 टाइम टी। तो ए का तो हमारे पास आ जाएगा बेटा डिस्टेंस 12 इंटू टी। अब हम देखते हैं बी का डिस्टेंस क्या आएगा, बी का डिस्टेंस क्या आएगा बेटा टी तक। अब अगर बी को हम देखें टी तक, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये ट्राइंगल तो पूरा कवर कर लिया होगा, और ट्राइंगल का हमारा एरिया आ रहा था 50, इसका मतलब 50 तो वो कवर कर चुका होगा प्लस अब 50 के आगे वो यहां पर ये रेक्टेंगल बनाएगा, और ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा t-5, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी 20, t-5 टाइम्स 20, ये दोनों का डिस्टेंस आ गया बेटा। और अब आपने इन दोनों को इक्वेट कर देना, ये आपकी वर्किंग बनेगी। दोनों को इक्वेट करते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको बेटा। तो ये हमारे पास आएगा 12t इक्वल्स टू 50 प्लस 20t माइनस 25 100। 12 50 माइनस 100 आ जाएगा बेटा माइनस 15। 20t अपनी जगह, वो 12t वहां गया तो माइनस 12t हो गया, और यहां पर अभी 0 आ गया। 50 को यहां शिफ्ट कर दिया हमने, 20 माइनस 12 ये आ जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। अब हमारे पास ये 50 और 8 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू टाइम। तो 50 अपॉन 8 कितना हो जाएगा बेटा 225 एंड 2 4 8 इक्वल्स टू टी, और 25 अपॉन 4 हो जाएगा 6.25 बेटा। ये बन जाएगा आपका आंसर। ये आपका वो टाइम आ गया जब दोनों का डिस्टेंस आपका सेम हुआ, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गए इसके 4 पार्ट्स डन। आगे बढ़ते, डायग्राम शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट बी। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है, ये इसी ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया, ठीक है ना। सेम ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया। इन द डायग्राम OP इज अ कर्व, ये कर्व बन गया, एंड PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। स्टेट द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2। ओके बेटा, अब बेसिकली हमें यहां पर स्पीड की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, सॉरी यहां पर डिस्टेंस चाहिए, कोई मसला नहीं है। इसका डिस्टेंस आप यहां से नहीं निकालोगे, आप इसका डिस्टेंस जो स्पीड टाइम ग्राफ है वहां से निकालोगे। अब हमने शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया था, और वो हमारे पास आया था 50, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस है, जो D1 की वैल्यू है हमारे पास, पार्ट 1 का जो आंसर है D1 हमारे पास है 50, और इसका जो आंसर है वो हमने यहां से नहीं निकाला, वो प्रीवियस पार्ट से आ चुका है हमारे पास। और आपके पास 10 सेकंड का टोटल डिस्टेंस कितना आया था, ये भी हमने निकाला था। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया था 150। तो D2 जो हमारे पास बन रहा है, D2 वो बन रहा है हमारे पास 150। और मैं यहां लिख देता हूं भाई, ये जो हमारे पास आ रहा है ये प्रीवियस पार्ट से निकाल चुके हैं। जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ था ये हमने वहां से निकाल लिया, ठीक है। इस पार्ट में वर्क नहीं की हमने, इसकी वहीं से निकाला हमने इसका आंसर। अब क्या कह रहा है बेटा आपसे, What does the gradient of the line PQ represents? बेटा PQ जो आपकी लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बेटा याद रखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर अगर तुम ग्रेडियंट निकालते हो तो तुम्हारे पास स्पीड आती है। तो ये जो आपसे कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो भाई ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस टाइम पर स्पीड की, तो इसका आंसर होगा आपके पास स्पीड। पार्ट 3 पर आते हैं। Write down the gradient of the tangent to the curve at t equals to 2.5। अब देखो एग्जामिनर यहां से कैसे करेक्ट कर रहे हैं, उसने जब यहां ग्रेडियंट निकलवाया तो आपको कह दिया कि ये स्पीड है। अब कह रहा है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, कहां पर, यहां 2.5 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर अब हम यहां से नहीं निकालेंगे, हमें यहां पर यह पिक करना था कि एग्जामिनर को स्पीड चाहिए, क्योंकि उसने हमसे यहां पूछा कि ग्रेडियंट क्या बता रहा होगा, हमने कहा स्पीड बता रही होगी। जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो बेटा हम तो ये काम यहां कर चुके हैं। अब अगर 5 पर तुम्हारी स्पीड 20 है, तो बताओ 2.5 पर स्पीड क्या होगी। तो यकीनन उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो हमारी कांस्टेंट बढ़ रही है ना। तो अगर 5 पर 20 होगी बेटा, तो 5 का आधा क्या हुआ 2.5, और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10।
तो इसका आंसर इस तरह आएगा, यहां कोई टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका जो आंसर होगा पार्ट 3 का, ये बिल्कुल सिंपल आएगा कि जब आपका कर्व T.2.5 पे बनाओगे उस वक्त जो स्पीड होगी वो आएगी आपके पास 10। ये आपकी स्पीड है। ठीक है बेटा जी, ये आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका आंसर इस वाले पार्ट से नहीं आया, इसका आंसर हमारे प्रीवियस पार्ट से आया। ओके बेटा जी, अब आइए पार्ट सी पर। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर 10 सेकेंड्स बोथ ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एट द सेम कॉन्स्टेंट रेट। अब 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड करने लगे। ऑब्जेक्ट ए केम टू रेस्ट आफ्टर अ फर्दर 9 सेकेंड्स। ओके, इसके लिए मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको वहीं जाके कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार जो है यहां पर पेज ना पलटना पड़े, इससे आपको भी परेशानी मुझे भी परेशानी। तो ये तो पूरा ही लेके जा रहा है। अच्छा, इसको हम छोटा करेंगे यार, ये खाली इसका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं था? नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं, इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोबारा क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको हम ये लेकर आते हैं। उसने कहा कि दोनों जो है स्लो डाउन होने लगे और ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में कब आया, फर्दर 9 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट ए को देखूं तो मजीद 9 सेकेंड के बाद, मजीद 9 सेकेंड के बाद ये बिल्कुल जीरो पर आ चुका होगा। ये मतलब हुआ इस बात का। तो मैं इसको यहां पे मिला रहा हूं, और 9 सेकंड का मतलब ये हुआ 10 + 9, ये हो जाएगा आपका 19। अब बेटा यहां पर मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां पर ऑब्जेक्ट ए की डीसेलरेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो डीसेलरेशन ऑफ ए मेरे पास आएगा, राइज कितना है मेरे पास 12 है, और रन कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास पार्ट हो जाएगा बेटा 9, दैट इज 4/3। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ए की डीसेलरेशन आ चुकी है। अब यहां पर उसने आपको क्लियर बता दिया है, क्या बताया भाई, कि दोनों का जो रेट है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है दोनों की डीसेलरेशन कांस्टेंट है। अब आपको ये बताना है कि यार बी वाला जो है वो रेस्ट पे कब आएगा। कीप इन माइंड कि अब मुझे बी की डीसेलरेशन मालूम है, ठीक है। अब आइए भाई बी वाले पार्ट पर। अब बी वाला पार्ट भी जो है हमारे पास डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। अब ये किस पॉइंट पे डिक्लाइन हुआ ये मुझे नहीं पता, क्या पता ये 19 से आगे जाके रुके, क्या पता 19 से पीछे जाके रुके, मुझे नहीं पता। तो मैंने इसको कह दिया कि भाई ये टी है। ठीक है बेटा, दोबारा हम बी पे लगाते हैं डीसेलरेशन। डीसेलरेशन क्या है भाई, राइज अपॉन रन, और रन क्या होगा मेरे पास T-10, ये हो जाएगा। डीसेलरेशन जो है ए वाली वो हम निकाल चुके हैं, इट इज 4/3 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय T-10, ऐसा ही होगा। ठीक है बेटा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 1s are 4 एंड 4 5 are 20, तो T-10 इक्वल्स टू 15 और T इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम की वैल्यू 25 होगी उस वक्त जो है बी बिल्कुल रेस्ट पर आ चुका होगा। बेटा ये आपका आंसर बना। ठीक है, तो सवाल अच्छा था, ट्रिकी था, इन सवालों में ज्यादा मसला होता है, इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमैटिक्स के ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में जो पार्ट सी था, यहाँ पे जो आपका पिकअप पॉइंट था वो ये था कि दोनों का ग्रेडियंट, दोनों की डीसेलरेशन बराबर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज नवंबर 2010। क्या हुआ भाई क्वेश्चन में देखते हैं। डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्ट ऑफ अ जर्नी ऑफ अ कार फ्रॉम 0 to T20. The car moved with a constant acceleration from 20 to 60. The car moved with a constant speed. 20 is 20. The car has traveled d meters from the start. तो आपके पास शुरू में डिस्टेंस आ गया बेटा कि d दे दिया उसने कि 20 सेकंड्स का जो डिस्टेंस है वो d है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड 2d मीटर्स फ्रॉम द स्टार्ट। ओके बेटा, अब पहले हम निकालते हैं d की वैल्यू है क्या। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है बेटा, ट्राइंगल है, आपने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10u।
ये आपका वो डिस्टेंस है जो आपने 0 से लेकर 20 पे निकाल दिया। वो आपसे कह रहा है यार टी की वो वैल्यू बताओ जब आपका डिस्टेंस 2d हो जाए। अब पहले देखो 2d का मतलब क्या है। 2d का मतलब ये होगा 2 टाइम्स 10u, इसका मतलब हो जाएगा 20u। अब आपको टोटल 20u बता रहा है, आपके पास 10u तो यहां पर आ चुका है, अब मजीद 10u कहां पर आएगा। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे लगता है 40 पर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मैं 20 से लेके 40 तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये कितना बनेगा, ये आएगा 20u। ऐसा ही है, ये मैंने कैसे निकाला, बेस कितनी है 20 और हाइट कितनी है u, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया 20u आ गया। तो 20u ये और 10u ये तो हो गया 30u। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए 20u, स्टार्ट से डिस्टेंस डबल होगा तो 20u मुझे चाहिए। अब 20u का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर किसी तरह लेकर आ जाऊं 10u, 10u एरिया लेकर आ जाऊं, ठीक है, 10u ये होगा, 10u ये होगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 20u हो जाएगा। ये चाहिए बेटा। अब इसको 10 लाने के लिए मुझे अपने टाइम को रखना पड़ेगा 30 पर, क्योंकि जब मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाऊंगा और इस रेक्टेंगल का मैं आपसे पूछूं एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 10 टाइम्स u। तो ये हो गया 10u और 10u आ गया डिस्टेंस, ये मिला के हो जाएगा 20u। और यही आपकी कंडीशन थी बेटा कि वो पॉइंट बताओ जब आपका डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाए फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहां पे जो टाइम की वैल्यू होगी दैट विल बी 30, 20 प्लस 10 इज 30। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। At t equal to 60, the car slows down with a constant deceleration. This deceleration is half of the acceleration between t0 to t20. तो पहले तो हम इस पे काम करते हैं, जो ये कह रहा है हम इस पे काम करते हैं। एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले हम बेटा। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, राइज अपॉन रन। राइज कितना है u और रन कितना है 20। एक्सेलरेशन आ गई u अपॉन 20। उसने कहा that deceleration is half of the acceleration, यही कहा उसने। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, deceleration is half of the acceleration, it is u over 20। तो मेरे पास जो deceleration है वो हो गया u over 40। ये मैंने इस लाइन को यूज कर लिया। अब क्या कह रहा है, during this period of deceleration calculate the value of t when the car has a speed of u upon 4। ये मेरे पास स्पीड आ चुकी है, स्पीड कितनी है, स्पीड है u अपॉन 4। अब इस चीज को बेटा हम जरा लेके जाते हैं ग्राफ पर। अब कहां से कहां तक जा रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा, ओके। अब आपके पास जो डिसेलरेशन है बेटा वो कहीं ऐसे हो रही है, ये आपकी डिसेलरेशन। अब यहां पर एग्जैक्टली वैल्यू कहां होगी ये अभी मुझे नहीं पता, मुझे ही पता है कि डिसेलरेशन हो रही है, ठीक है, ओके। आप डिसेलरेशन इसकी कैसे निकालोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस ग्राफ की डिसेलरेशन निकालो तो आप करोगे राइज कितना है, राइज है u और रन कितना है, रन होगा 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो इस ग्राफ की जो मेरी डिसेलरेशन आएगी दैट विल बी u ओवर 40। और जो आपने डिसेलरेशन निकाली थी जो आपको दी हुई थी वो कितनी थी हमारे पास, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा जी, ओके। अब ये कह रहा है, अब काम की बात आ रही है बेटा, अब काम की बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 60, u, ये पॉइंट हो जाएगा। उसने आपको स्पीड दे दी, स्पीड कितनी दी उसने आपको, स्पीड दी है u अपॉन 4। अब u अपॉन 4 जब y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे u अपॉन 4 कहां होगा ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब y एक्सिस पर u अपॉन 4 है उस वक्त कह रहा है बताओ कि टाइम की वैल्यू क्या होगी। अब ये अंदाजा से वैल्यू यहाँ के आसपास आ रही है, क्या पता आपका ये पॉइंट यहाँ आ रहा हो यहाँ आ रहा हो, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि भाई u अपॉन 4 है। अब u अपॉन 4 की लाइन माइट भी आधी नीचे और होगी, बल्कि मैं इसको नीचे बना देता हूँ, ये नीचे होगी। और अच्छा मुझे कैसे पता लगा, कि मैं आपको बताता हूँ कि ये u अपॉन 4 मुझे कैसे मालूम पड़ा कि नीचे होगी। देखिए अगर मैं आपसे कहता यार आधा u कहाँ होगा, तो आप कहोगे यार अगर यहां से यहां तक u है तो आधा u यहां होगा, तो यकीनन जो u अपॉन 4 है वो उससे नीचे कहीं होगी। तो भाई ये वैल्यू हमने रफली बना दी u अपॉन 4 की, कि भाई यहां पर ये u अपॉन 4 है और यहां पर जो टाइम की वैल्यू है ये मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, अब इसका कोऑर्डिनेट मार्क कर लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे t है और y एक्सिस पे u अपॉन
4 है। और कीप इन माइंड कि हमारे पास इस पार्ट की डिसेलरेशन मौजूद है, ये याद रखें, ठीक है बेटा। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिसेलरेशन का राइज अपॉन रन या फिर ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डिसेलरेशन। अब y2 क्या है बेटा, इसको मैंने कह दिया ये x1 y1 है और इसको मैंने कह दिया x2 y2 है। तो u अपॉन 4 माइनस u अपॉन 4 माइनस u डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या है, t माइनस 60, t माइनस 60 इज इक्वल्स टू डिसेलरेशन इज u ओवर 40, बट लाइन का चूंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है तो हमें यहां पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लाजमी। अब मैंने अपनी इस इक्वेशन को जो मैंने बना दी है इसको मैंने सॉल्व करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेटा। अब सॉल्व करना देखें, न्यूमरेटर में ले लिया मैंने एलसीएम बेटा, ये आ जाएगा u माइनस 4u डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइडेड में t माइनस 60 है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं राइट साइड पर, u अपॉन 40 अपनी जगह था और यहां पर आ गया t माइनस 60, ऐसा बन गया, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं बेटा, कैंसिल क्या हो रहा है हमारे पास, 4 1 जार 4 एंड 4 10 जार 40, u माइनस 4u बन गया बेटा माइनस 3u इक्वल्स टू माइनस u एंड t माइनस 60, ऐसे बन गया। अब आपके पास यहां पर कैंसिल हो गया u और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, u से हमारे पास u कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा जी। और ये डिवाइड में हमारे पास जो 10 बच रहा था वो अपनी जगह आ गया। अब इसके आगे की वर्किंग यहां पे कर रहा हूं। अब बेटा देखो, ये आपका 10 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 3 4 बनेगा मेरे पास 30 इक्वल्स टू t माइनस 60 एंड t इज इक्वल्स टू 90। इसका मतलब जब आपके पास टाइम की वैल्यू 90 होगी उस वक्त जो आपकी स्पीड होगी वो u अपॉन 4 हो जाएगी और ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा सारे ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे तो भाई ये 2 ट्रिकी थे, आगे भी बढ़ना शुरू करते हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। A walker leaves his house at 10 and walk toward a shopping center at a constant speed of 5 kilometers per hour. एक वॉकर ने अपना घर छोड़ा और वो जा रहा है शॉपिंग सेंटर जहां पर उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। A cyclist leaves the same house 10 minutes later. साइकिलिस्ट ने भी घर छोड़ा 10 मिनट के बाद। He travel along the same road at a constant speed of 20 kilometers per hour until he reaches shopping center which is 6 kilometer from the house. Okay बेटा, अब यहां पर मैं कुछ चीजें बना रहा हूं। सबसे पहले शॉपिंग सेंटर का है बेटा, शॉपिंग सेंटर हमारे पास है ये 6 किलोमीटर जो है ना बेटा, ये बना शॉपिंग सेंटर, ये शॉपिंग सेंटर है। अब जो साइकिलिस्ट रवाना हुआ वो 10 मिनट के बाद हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइकिलिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। The cyclist stopped at the shopping center for 14 minutes. He then returns with a constant speed of 20 kilometers per hour. The distance time graph of the walker is drawn below. On the same axis, draw the distance time graph for the cyclist. अब देखो साइकिलिस्ट की जो स्पीड है बेटा वो है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको पढ़ना सीखो। अगर आपके पास लिखा है बेटा 20 किलोमीटर पर आवर तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो वाई एक्सिस पे 20 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। तो बेटा आप सोचो, अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर करेगा तो आधे घंटे में कितना करेगा? ऑब्वियसली 10 किलोमीटर। तो हम ये कहेंगे आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट, 30 मिनट में करेगा 10 किलोमीटर। क्या तुम्हारे पास 10 किलोमीटर है? नहीं है। अब कोई मसला नहीं है, अगर 30 मिनट में अगर 10 किलोमीटर करता है तो बेटा 15 मिनट में कितना करेगा? 15 मिनट में करेगा 5 किलोमीटर। और यस, हमारे पास वाई एक्सिस पर 5 किलोमीटर है। ये आपका आ गया सुकून से कन्वर्जन कि हर 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। साइकिलिस्ट रवाना हुआ 10:10 पे, 15 मिनट के बाद टाइम होगा 10:25, ऐसे ही होगा, और 15 मिनट के बाद वो कवर करेगा 5 किलोमीटर। तो 10:25 पे लगाया तुमने 5 किलोमीटर पे मार्क, और यहां से तुमने बनाई खूबसूरत सी लाइन, और बेटा इसको तुम कर दोगे एक्सटेंड क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शॉपिंग मॉल कब पहुंचा? वो शॉपिंग मॉल पहुंचा जब टाइम था तुम्हारे पास 25, 26, 27
नहीं 28 आ रहा है, 28, 10:28, ठीक है बेटा। जब वो शॉपिंग मॉल पहुंचा उस वक्त टाइम था 10:28, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। अब वो कितनी देर रुका, वो रुका वहां पर 14 मिनट्स। हमारे पास ग्राफ पर हर एक बॉक्स 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 14 मिनट का मतलब क्या हुआ, मार्क करते हैं भाई। 14 मिनट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक वो रुका। तो ये बनेगी हमारी स्ट्रेट लाइन कि भाई यहां तक वो रुका रहा, और फिर वो वापस रवाना हुआ अपने घर के लिए, ठीक है। अब यहां पे टाइम क्या है, पहले हम यहां टाइम देखते हैं, 10:41, 42। ये जो टाइम है बेटा, ये है 10:42। जाते हुए साइकिलिस्ट की स्पीड सेम है, वही वाली स्पीड है बेटा कि हर 15 मिनट में 5 किलोमीटर। अब 42 से अगर 15 मिनट तुम आगे लगाओ, 10:42 प्लस 15 दैट विल बी 10:57। तो 10:57 का है भाई, 10:57 ये रहा, ये है 10:57, ठीक है बेटा। और मैं 10:57 पर एक डॉटेड लाइन मार्क कर रहा हूं कि भाई वो 15 मिनट के बाद यहां होगा। अब एग्जैक्टली इस लाइन पर कहां होगा, तो याद रखो कि हर 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब वो बैकवर्ड आना शुरू हो रहा है, वापस आ रहा है ना वो, अभी वो खड़ा है 6 पर, जब वापस आएगा फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे चल रहा होगा। वो तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, इसका मतलब 15 मिनट बाद अगर वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा तो वो खड़ा होगा 1 पर। 15 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। अगर वो रवाना हुआ 10:42 पर, 15 मिनट बाद टाइम है 10:57 और वो कवर करेगा 5 किलोमीटर, तो 10:57 पर मैं एक मार्क करूंगा पॉइंट 1 पर। और अब आपने अपनी इन लाइंस को कनेक्ट करना है और ये बनेगा आपका ग्राफ, ये बनेगा ग्राफ। तो जब वो घर पहुंचा उस वक्त वापस टाइम क्या हो रहा था, उस वक्त बज रहे थे 11 बजे वो घर पहुंच चुका। ये आपने अपना पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किया कंस्ट्रक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने में कीप इन माइंड, अगर आप स्पीड के यूनिट को सही तरह रीड करते हो तो ये बेस्ट है। क्या कह रहे हैं बेटा, व्हेन द साइक्लिस्ट ऑन हिज रिटर्न जर्नी मीट द वॉकर, जहां दोनों की मुलाकात हुई वो टाइम क्या था। तो जब मुलाकात का टाइम देख रहे हो वो तुम्हारे पास ये टाइम आ रहा है, ये वो टाइम है जब मुलाकात हुई है। और ये टाइम क्या है मेरे पास, 45, 46, 47, 48, 10:48 पे दोनों की मुलाकात हुई है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस व्हेन दिस मीटिंग टेक प्लेस, जब ये मुलाकात हुई है उस वक्त वो घर से कितना दूर थे भाई। तो आप ये देखो कि जब ये मुलाकात हुई है उस वक्त वो घर से 4 किलोमीटर दूर थे। अगर वो कहता शॉपिंग सेंटर से कितना दूर है तो मैं एक लिखता शॉपिंग सेंटर से 2 किलोमीटर दूर है। ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है बेटा जी, समझ आया आपको। तो अभी फिर मैंने 3 सवाल सॉल्व किए, थोड़ा टाइम भी ऊपर चला गया। तो अगर आपकी भी इसके अलावा कोई सवाल हो काइनेमैटिक्स में तो वो सवाल जरूर मुझे लाके कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी इस तरह डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूं। और अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ASAP रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।